So, hello everyone, this is Daman Singh and welcome to today's podcast with the bodybuilding alchemist. आप लोगों ने इनको देखा होगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा. So I thought maybe invite him to talk about steroids because definitely he knows way more than me and I obviously value the opinion of experts when it comes to everything, nutrition, training or steroids, right? So let's talk to him and let's ask few questions. पाजी सबसे पहले स्वागत है आपका. Thank you, Baji. Thank you so much for, first of all, for recognizing me, right? And the thing is कि जो भी topic आप लेके आए हो, they're good for discussion. Healthy discussion on these topics should be done, so that कि लोगों को इसके बारे में awareness मिल सके. So definitely it's going to be a good discussion, guys. Hang on. सबसे पहले बाजी alchemist जो आप नेम में यूज़ करते हो, इसका क्या आप बताना चाहोगे इसके बारे में? Alchemist, first of all, it resembles to my educational qualification. जो मेरी qualification है, that's Bachelor in Pharmaceutical Sciences. So basically, I'm a chemist, right? And the meaning of alchemist is that when we go into the Egyptian mythology, alchemist का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा बंदा जो अपने secret potions, right, उनके ज़रिए कुछ magical create करे. वो मैजिक आप फिजिक में क्रिएट करते हो. Yes, that's why bodybuilding alchemist. Alright, great. And आपने बोला कि फार्मेसी में आपकी एजुकेशन है, राइट? तो फार्मेसी की एजुकेशन आपको किस तरह से एज देती है स्टीरॉइड्स की नॉलेज जब आप एथलीट्स को भी देते हो एज कम्पेयर टू समवन हु डज नॉट हैव दैट डिग्री? डज इट मेक अ बिग डिफरेंस और यू विल से जस्ट इट गिव्स यू मोर एडवांटेज? भाजी देखो, नॉलेज कोई भी बंदा एक्वायर कर सकता है, राइट? ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोफेशन में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो चीज़ों को लर्न करने में, राइट? लेकिन जो एडवांटेज, हल्की फुल्की एडवांटेज डेफिनेटली मुझे मिलती है कि मेरा बैकग्राउंड मेडिकल है, +1 to दोनों मेडिकल थे. उसके बाद जब मैंने फार्मेसी स्टार्ट की, बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो एक डेफिनेट सी बात है, एक चीज़ों के लिए अंडरस्टैंडिंग बेटर थी. और जब मतलब तभी टाइम था जब मैंने एक्चुअल में फार्मेसी के टाइम जब जिम को सीरियसली लगाना शुरू किया. तब जैसे जैसे हम मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करते गए इस फील्ड में, डेफिनेट सी बात है कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे. और फार्मेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्रग्स और एनाबॉलिक्स. फार्मेसी में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ोगे, अनाटमी भी पढ़ोगे, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ोगे. बहुत वास्ट है एक फार्मेसी की जो ग्रेजुएशन है, दैट इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. तो उसमें काफ़ी चीज़ें कवर अप होती हैं. सो सबसे पहले जो क्यूरियोसिटी और जो कनेक्शन लिंक हमें मिला था, दैट वाज द सेकंड सेमेस्टर इन विच वी वर स्टडिंग बायोकेमिस्ट्री. ड्यूरिंग बायोकेमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कई चीज़ें ऐसी आई हमारी स्टडी में जो ऑलरेडी दे वर द वेल नोन सप्लीमेंट्स इन फिटनेस इंडस्ट्री. तब बिल्कुल नया नया हमने भी स्टार्ट किया था और चीज़ों को इंटरनेट पे एक्सप्लोर करना भी शुरू किया था. तब जाके चीज़ों को जब हमने थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करना शुरू किया है ना, हमने वैसे ही सोचा कि क्रिटेन की फंक्शनिंग जब हमने पढ़ी तो लेट्स सी कि क्या होता है क्रिटेन के साथ, है ना. क्रिटेन यूज़ करना शुरू किया, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई. तब हमारे टाइम पे अमाइनोज आते थे अर्गोजेनिक के, जो है ओल्ड स्कूल उस टाइम के उनको पता है, 2007-8 में है. तो हमने वो मंगवाए, टेबलेट्स आती होंगी, जेलेटिन कैप्सूल्स. ओके, कैप्सूल, हाँ जी, अमाइनोज के. दैट वाज उस टाइम पे BCA नहीं होता था, अमाइनो कैप्सूल से. तो डेफिनेट सी बात है कि हमें क्रिटेन और अमाइनोज को जब हमने अपनी डाइट के साथ स्टैक ऑन किया तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी बिल्कुल फ्रेश भी थी, राइट? तो तब जाके मतलब माइंड में आया कि हाँ, अगर हम अपनी ग्रेजुएशन को ही ढंग से करने की और कोरिलेट करने की कोशिश करें तो बहुत कुछ है सीखने के लिए. और फिर चलते एनाबॉलिक्स भी आए. जब 5वें 6वें सेमेस्टर में एंटर किए हम, टोटली मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम एंटर करते हैं, तब एनाबॉलिक्स के बारे में भी आता है. तो काफ़ी कुछ उन चीज़ों को रिलेट किया, एक हल्का सा छोटा सा साइकिल रन किया. लेकिन तब भी प्रिकॉशंस थे, इतने नहीं थे. हाँ, वी वर नॉट वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स एट दैट टाइम फुली, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया चीज़ें ऑन ट्रैक आती गई. और चीज़ें जब सभी चीज़ों को मिक्सअप करके एक प्रॉपर मैथडोलॉजी निकाल के शुरू किया, जब मैंने एज अ कोच अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, देन डेफिनेटली फार्मेसी गिव्स मी अ होल लॉट ऑफ न्यू एज इन माय ओन. बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली ऑनेस्टी से कि एक छोटा सा साइकिल भी रन किया पढ़ते हुए भी आपने. आप फार्मेसी जब पढ़ रहे थे तो वो साइकिल जब आपने किया तो जो आपके टीचर थे आपको पढ़ाने वाले, आपने उनकी भी गाइडेंस ली कि मैं ऐसा लेने वाला हूँ, क्या ये सही है, या आपने खुद ही किया? नहीं भाजी, हमने मतलब उनसे नहीं पूछा था, ठीक है, उन्होंने जो हमें बताया हमने वो स्टडी किया. फिर जो मेरे पहले मेंटर थे मिस्टर प्रवेश रामपाल,
पंजाब आर्म पुलिस के बहुत ही मतलब अपने टाइम के बहुत ही होनहार बॉडी बिल्डर रहे हैं। मिस्टर साउथ एशिया का टाइटल उन्होंने जीता है उस टाइम पे। एट दैट टाइम मुझे याद है पाजी कि जब मैंने पहली बार प्रवेश जी को देखा था तब वो टाइम था जब बॉडी बिल्डिंग के साथ इश्क हुआ था। मतलब वो मेरे रूममेट के सगे चाचा जी थे। ये भी चीज़ जो आपने बोली कि मैंने जो स्टडी किया एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स फार्मेसी के दौरान, ये आई बिलीव एक छोटा सा चैप्टर होता होगा, इतने डिटेल में नहीं होता होगा कि हर एक स्टेरॉइड में के बारे में आपको बता रहे हैं। नहीं, उनकी देखो पाजी वहाँ पे क्या होता है, एट दैट टाइम दे डिस्कस ओनली द मेडिसिनल स्टेरॉइड। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, नैंड्रोलोन, सस्टानोन, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है जी, मेनाबॉल, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेकिन जो चीज़ एक फार्मेसी स्टोर पे नहीं मिलती है, नोबडी इज़ गोइंग टू टीच यू गॉट यू उन चीज़ों को, क्योंकि देखो हर एक चीज़ का बेस यहीं से स्टार्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन से। बिल्कुल बिल्कुल। इफ़ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर विद टेस्टोस्टेरोन, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड दी अदर थिंग्स, ओके टू कोरिलेट थिंग्स दैट हाउ कि कैसे एक चीज़ का, एक एटम का डिफरेंटली अटैच होना टेस्टोस्टेरोन के साथ, एक एटम का निकलना कैसे उसकी फंक्शनिंग को चेंज कर देता है। ये मेनाबॉल के बारे में एक इंटरेस्टिंग मैं आपको किसी क्वेश्चन पूछता रहूँगा दिमाग में जो आते रहेंगे। मतलब एक जोक भी बनाया था मैंने एक टाइम पे कि तोता बोल मेनाबॉल ये भी खा लिया। ये क्या मेनाबॉल आज भी मिलती है, मतलब बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं? यस यस, द थिंग इज़ दैट मेनाबॉल इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्टेनाजोलोल, ओके और ये स्टेनाजोलोल का फार्मास्यूटिकल वर्जन है ओके जो आपको फार्मेसी स्टोर पे मिलता है, Okay. बट इट्स नॉट फॉर किड्स, Okay. राइट। इट्स 2 mg as strong as 10 mg of underground बिल्कुल, anabolic. बिल्कुल, बिल्कुल। The reason is that क्योंकि जो भी कंपनी एक ड्रग को डेवलप करती है, इट्स देयर ओन फॉर्मुलेशन, और हर एक ड्रग को एक स्पेसिफिक जगह पे ले जाने के लिए उसमें यूज़ होता है ड्रग कैरिंग एजेंट। बिल्कुल। सो मेनाबॉल का जो ड्रग कैरिंग एजेंट है, दैट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, सो एफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट स्टेनाजोलोल टू द रिक्वायर्ड साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि वो ज़्यादा बेटर एक्ट करता है अंडरग्राउंड फार्मेसी से। तो वो जो अंडरग्राउंड वाले हैं वो शायद बना नहीं पाते उसको। यस, कई चीज़ें नहीं बन पाती, नहीं बन पाती थी, Got you. क्योंकि जब तक कोई फॉर्मुलेशन लीक ना हो, ठीक है मार्केट में, तब तक वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि उन्होंने कभी भी कंपनी अपने ड्रग कैरिंग एजेंट का नाम अपने लेबल पे नहीं लिखती है। गॉट यू। तो काफ़ी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन हमने की पाजी की, और बिकॉज आई बिलीव कि आप अगर आप सुन रहे हो कि हम जिसके बारे में बातें कर रहे हैं कि वो बंदा कौन है, कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है, देन यू हैव मोर फेथ इन हिम, सो दैट्स वाई दिस इंट्रोडक्शन वाज नेसेसरी। सो पहला क्वेश्चन इसी के साथ ही पाजी आपसे पूछता हूँ मैं कि टॉप 2 स्टेरॉयड मिथ्स क्या हैं जो आप देखते हो? भाई जो सबसे कॉमन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कई एथलीट्स ऐसा सोचते हैं कि जितना ज़्यादा एनाबॉलिक्स उतना ज़्यादा रिजल्ट। ओके इनमें हम डिटेल में जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, जो कि सबसे कॉस्टली मिसकंसेप्शन भी है आज की डेट में बॉडी बिल्डिंग में, दैट इज़ यूजेज ऑफ पेप्टाइड्स इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर करियर, राइट? बिकॉज दीज टू आर द थिंग्स दैट आई कंसिडर दैट द मोस्ट वनरेबल मिथ्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। सबसे पहले में बात करते हैं, अगर जैसे जितना ज़्यादा ड्रग उतना ज़्यादा रिजल्ट। बिल्कुल। सो इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स कि वो कितने फ्रेश हैं, कितने कैपेबल हैं, उतनी ही आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ पर यह है कि हम कहते हैं कि हार्ड वर्क और जेनेटिक्स। बिल्कुल। यस, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बिल्कुल। अगर आपके पास जेनेटिक्स नहीं है, आप जितना भी चाहे हार्ड वर्क कर लो, आप सरपास नहीं कर पाओगे। बट पहले आपको हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा। अच्छी ट्रेनिंग क्या होती है लोगों को आज की डेट में पता नहीं है। दे जस्ट रिलाई, दे जस्ट सी ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे तो भाजी आपको साम्स भी ऐसे मिलेंगे जैसे ये कोई लीगल मेडिसिन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, वो आपको लीगल मेडिसिन, आपके ट्रेनर्स आपको साम्स ऐसे बेचेंगे कि इनका कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं है। साम छोड़ो, इवन आई हैव सीन ट्रेनर्स रिकमेंडिंग स्टेरॉइड्स इवन टू दोज पीपल जिनको थोड़ा फैट लूज करना है। यस, आई टेल देम कि इट्स नॉट अ जोक कि आपको सिर्फ फैट लूज करने के लिए आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हो। जी देखो, मेरे पास आते हैं जैसे क्लाइंट्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, जो पहली बात अगर वो पूछते हैं ना कि हाँ सर हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करनी है, ठीक है, स्टैक क्या चलेगा, मैं उन्हें भाजी पहली बात बोलता हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू रन एनी स्टैक विद यू, राइट? अगर आप सिर्फ एक फैट बर्निंग, बिल्कुल, ठीक है, नेचुरली नहीं कर सकते, अपने दम पे नहीं कर सकते, आप लाइफ में क्या करने वाले हो? बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। अगर आप अपने माइंड को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे और आपका फैट लॉस प्रोसेस टिका ही एनाबॉलिक्स पे है, ठीक है। हाँ, कई बार क्या होता है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आई,
तब के तब क्लाइंट का मूड बनता है कि चलो एक कंपटीशन भी खेलते हैं। अगर एक ऑलरेडी एक लीन बॉडी फैट परसेंटेज Yes, आ जाता है, yes. 10% पे आ गया, मान लो 11 पे आ गया, Yes. ही कैन थिंक ऑफ दैट। बिकॉज द थिंग इज दैट पाजी कि जो जब आपने फैट बर्निंग करनी है, ठीक है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर वर्क रेट और आपकी कैलोरिक इनटेक। यू नीड टू बी इन डेफिसिट। इफ यू आर नॉट इन डेफिसिट, नथिंग्स गोना वर्क ऑन यू। बिल्कुल, ठीक है जी। और इन्हीं चीज़ों को लेके है ना, मतलब लोगों को इतना मतलब खुद पे या तो फेथ नहीं है, ठीक है, कि वो हार्ड वर्क पुट इन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या लोगों को पता ही नहीं है कि हार्ड वर्क कितना चाहिए एक जेनेटिक्स को वेकअप करने के लिए। ठीक है जी। और उसके बाद आती है ड्रग क्वांटिटी। बिल्कुल राइट। तो मतलब तो आपने कहा कि पहली मिथ जैसे कि मोर दे थिंक जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसका एक सीलिंग इफेक्ट डेफिनेटली हम बोलते हैं कि एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि एक डोज के बाद आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू रिजल्ट्स। भाई एक डोज, जब भी मैं किसी क्लाइंट के साथ स्टार्ट करता हूँ, प्रेप वाले क्लाइंट के साथ खास तौर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ट्राई ये रहती है कि उसे मैं ब्रेक दूँ पहले ही, उसकी बॉडी को रेडी करूँ। ठीक है जी। और उसके बाद जो पहले हमारे 3 या 4 वीक का टारगेट रहता है, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं मिनिमम पॉसिबल डोजेज या मिनिमम इफेक्टिव डोजेज। वो आपने चीज़ चेक नहीं की, ठीक है, पहले वो चीज़ आपने आइडेंटिफाई की नहीं है कि आपकी बॉडी की मिनिमम इफेक्टिव डोजेज क्या रहेगी, और सीधे ही आप जंप कर रहे हो 1000 mg पे। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड अप थिंग्स फ्रॉम द वेरी बेसिक, एनालाइज द बॉडी क्या रहता है, फिर उसके हिसाब से आगे अपने स्टेप्स लो। ठीक है। एंड सेकंड आपने बोला कि पेप्टाइड्स का यूसेज जो लोग करते हैं। पहली बात, जहाँ तक मुझे पेप्टाइड्स के बारे में पता है, मुझे 1-2 बातें पता हैं कि ये बहुत महंगे आते हैं। दूसरी बात, इनको एक फ्रिज में भी रखना पड़ता है शायद यूज़ करने के लिए। पेप्टाइड्स भाजी देखो, हम इस चीज़ को 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, दैट हाउ योर बॉडी ग्रोज। वन इज़ हाइपरट्रॉफी एंड वन इज़ हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी इज़ ग्रोइंग अप योर मसल्स एंड hyperplasia is growing the number of muscle cells. Okay. The main peptide HGH is responsible for hyperplasia little by little. एक तो पहले ये आपको कभी भी at a sudden results नहीं देगा, ठीक है, because cell division, when you go on the very cellular level, cell division is not an easy task, right? Yes, अगर आपका hypertrophy की बात करें, that is a simple process. यू जस्ट डू द वर्कआउट। आपने बॉडी को निचोड़ा, उसके बाद आपने बॉडी को डाइट दिया, न्यूट्रिशन दिया, ग्लाइकोजन दिया, योर मसल विल स्टार्ट होल्डिंग द न्यूट्रिएंट्स इन सार्कोप्लाज्मा। राइट। पेप्टाइड्स का मेजर काम, पेप्टाइड्स में से जो मास्टर पेप्टाइड जिसे मैं मानता हूँ HGH, उसका मेन काम आ जाता है कि बॉडी के सेल्स को, डिवीज़न को एनहांस करना, जिसे हम बोल देते हैं देसी भाषा में कि मसल की क्वालिटी बढ़ाता है जी HGH। ये हम जो हाँ आमतौर पे हमें सुनने में मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई इतना आसान प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और जब तक आप एक डेफिनेट लेवल पे नहीं आ जाते हैं ना, आपके एमेच्योर डेज नहीं मतलब हो जाते कंप्लीट, ठीक है, मतलब जिसका मैं मानता हूँ कि आप एटलीस्ट एक आध डिस्ट्रिक्ट या एक आध स्टेट शो नहीं जीत जाते हो, तब तक मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि डोंट गो फॉर द पेप्टाइड्स, दे आर वर्थलेस। जब तक आपकी बॉडी में ऑलरेडी मसल मास, एक अच्छा मसल मास नहीं है जो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिव भी हो, तब तक डोंट ऑप्ट फॉर द पेप्टाइड्स, बिकॉज you know they are the costly options. And second thing, they are very, I was about to come to it, कि बहुत एक्सपेंसिव भी है। एक मंथली एक पेप्टाइड जब चलाता है एक बंदा, पहली बात तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म चलाने पड़ते हैं, कि 6 महीने से ज़्यादा चलाते होंगे। 6 महीने नहीं, एटलीस्ट 3 to 4 months तो रन करती हैं, मिनिमम इतना रन करते हैं। और जो इसकी कॉस्ट है, अगर आप फार्मा ग्रेड HGH यूज़ करते हो, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 20 to 25,000 पर मंथ। यस, फार्मा ग्रेड। एंड अंडरग्राउंड वाला 12,000 मे बी। ओके। और अंडरग्राउंड का शक ये भी रहता है कि शायद वो ओरिजिनल ना हो, शायद अंडरडोज्ड हो। यस, यू हैव टू प्ले बाय लक। हाँ, हो सकता है कि आप ले भी रहे हो कोई चीज़ 12,000 दे के, और वो भी आपको पता है कि नकली है, बिकॉज उसका रिजल्ट भी बहुत स्लो होता है, आपको दिखेगा नहीं एकदम से, है ना। लेकिन जो फार्मा ग्रेड है, इट विल गिव यू गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। ओके। तो पहला ये है कि हाँ एटलीस्ट आपका HGH जेन्युइन है, इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप विद दैट। वो एक एथलीट, वो उन चीज़ों को भी महसूस करने के लिए यू शुड बी एन एक्सपीरियंस्ड एथलीट। बिल्कुल बिल्कुल, उनको स्लीप का पता हो कब सो। एक बिगिनर एथलीट इन चीज़ों को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कभी भी। ही कैन नॉट। यस। तो फार्मा ग्रेड मिलना आसान है क्या, मतलब पीपल हाउ डू पीपल गेट दैट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स? ओके, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती होगी, लेकिन ले चाहिए, लेकिन मिल जाता है, बिकॉज शायद एक्सपेंसिव बहुत है और केमिस्ट को काफ़ी अर्न करने को मिलता है, दैट्स व्हाई दे कैन सेल इट, आई फील।
यस बाकी डिपेंड करता है कि वैसे भी देखो एक केमिस्ट के साथ तो एक बॉडी बिल्डर का रिश्ता बिल्कुल होता ही है बिल्कुल ये तो मतलब बिल्कुल। कभी ये ऐसी चीजें जो कि सेपरेट नहीं हो सकती बिल्कुल। केमिस्ट के साथ ऑलरेडी आपका रिलेशन बन रखा है तो बिल्कुल यू बिल्कुल कैन गेट इट इजीली। बिल्कुल बिल्कुल। और केमिस्ट भी यार मैंने देखा है कि शक्ल देख के आपको देता है कि किसको क्या देना है क्या नहीं देना। एक आप बच्चे से लग रहे हो आप जाओगे उसके बाद कोई ऐसी चीज़ मांगने वो नहीं देगा आपको ऑब्वियसली। कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने कोई सिरप भी लेना है। अभी मेरे डॉग एग्जांपल दूं, मेरे डॉग बीमार था और उसको मैंने कंसल्ट करके वेटनरियन से मैं इंजेक्शन लेके देने वाला था उसको, तो उस केमिस्ट ने मुझे इंजेक्शन नहीं दिए, बोल रहा है कि नहीं सिरिंज नहीं मिलेगी। मैंने बोला यार मैं तेरे को अपने वेट से बात कराऊं, ये ले, मैंने उसको उसने बोला है, फिर उसने शर्मो शर्मी मुझे दिया। मतलब ये हाल है। हाँ नहीं फैक्ट है भाजी फैक्ट है। इवन कई एथलीट्स के लिए जब एचजीएच के लिए छोटी सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन सिरिंज इंसुलिन सिरिंज तो नहीं देते केमिस्ट नहीं देते नहीं देते होंगे। फिर कई बार फ़ोन मुझे भी आ जाता है। वही। और मैं पूछना चाहता हूँ एक और, आप सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है जो लोग आपके पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, एथलीट्स होते हैं प्रेप कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी स्टीरॉइड्स ले चुके होते हैं या ले रहे होते हैं, उनके स्टीरॉइड यूसेज में आप क्या गलती देखते हो? सबसे कॉमन मिस्टेक उनके स्टीरॉइड यूसेज में क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल भाजी ओवर यूजेज ऑफ ट्रेन बहुत ही क्रिटिकल मैटर है और ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। आमतौर पे ट्रेनर्स क्या करते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा किसी क्लाइंट का, ठीक है, वो उसे मोटिवेट नहीं करेंगे कि तू डाइट कर, डाइट तेरी सही नहीं जा रही, कि डाइटिंग में ये ट्विक्स हम यूज़ कर सकते हैं। वो मतलब क्लाइंट को इस चीज़ के लिए मोटिवेट कम करते हैं, लेकिन उन्हें बोलते हैं कि ट्रेन ले लो। इवन कि जो लोग स्टेज पे नहीं चढ़ रहे हैं दे आर यूजिंग ट्रेन, बिल्कुल बिल्कुल दे यूजिंग ट्रेन, जिनका कोई फोटोशूट भी नहीं है दे आर यूजिंग ट्रेन बिल्कुल, जस्ट फॉर फैट लॉस। जस्ट फॉर फैट लॉस। एक ट्रेन हो गया और एक विंस्ट्रॉल हो गया। बिल्कुल। विंस्ट्रॉल फैट लॉस के लिए नहीं है, विंस्ट्रॉल आपकी ड्राई लुक अचीव करने के लिए, वो भी बहुत कम टाइम जब एक कॉन्टेस्ट में रह गया। मैंने यहाँ तक देखा है कि क्लाइंट्स को 2-2 महीने, एथलीट्स को 2-2 महीने, 2.5 महीने विंस्ट्रॉल रन कर रहे हैं वो स्टेनोजोलोल इंजेक्टेबल फॉर्म में। सो इट्स बैड फॉर योर जॉइंट्स ऑल्सो। मेरे को एक्सपीरियंस इसका ये है, मेरे को कुछ लोग जानते थे, मेरे पास ऐसे कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ग्रुप था, हम 3-4 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने विंस्ट्रॉल रन किया और उसने मुझे बोला कि हमारे पूरे ग्रुप में जॉइंट्स के इशू आ रहे हैं। अब आते हैं बिल्कुल आते हैं। और इतना टाइम रन करना, विंस्ट्रॉल को इतना टाइम रन करने की ज़रूरत है ही नहीं है। उसका पर्पस फैट लॉस नहीं है, उसका पर्पस है ड्राइनेस लाना, एक हार्ड रॉक लुक लाना ऑलरेडी एक श्रेडेड फिजिक में, कि ऑलरेडी अगर आप 10% बॉडी फैट पे नहीं हो तो 10% से कम भाजी, 10% से कम। आई वुड से कि जब आप 8%, 7-8% बॉडी फैट पे आते हो, उस लुक को हार्ड और ड्राई करने के लिए यू कैन यूज विंस्ट्रॉल, बट विंस्ट्रॉल इज नॉट, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर फैट बर्निंग पर्पसेस। विंस्ट्रॉल का इफेक्ट शायद एनावार से ज़्यादा है, इसलिए वो इसको यूज़ करते हैं। दोनों का डिफरेंट है, दोनों का काम ही डिफरेंट है, दोनों का पर्पस डिफरेंट है। यही है कि विंस्ट्रॉल और ट्रेन को जस्ट फॉर फैट लॉस के लिए रन कर देना, आई वुड नेवर सजेस्ट दैट। हाँ, अगर आप एक एथलीट हो तो एक केयरफुली मॉनिटर्ड प्रोटोकॉल में ट्रेन को रन करो, ठीक है। आपके कोच को पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एंड ही शुड बी सेंसिबल इनफ टू प्लान दीज थिंग्स। Because ट्रेंड इज आल्सो नोन एज द मतलब बाप ऑफ ऑल स्टेरॉइड्स, की सबसे ज़्यादा किंग भी है, सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट सबसे गंदे मूड स्विंग्स, सबसे गंदी कफ, ट्रेन विल गिव यू दीज थिंग्स इफ यू ओवरडू द थिंग्स विद ट्रेन। सो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक। एक पाजी हम एक डेफिनेट सी बात है, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू रीच सो मेनी पीपल। इन चीज़ों में मैं एक चीज़ और ऐड करनी चाहूँगा कि एम्प टर्मिन, ये दोनों चीज़ें बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बनी हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करो गाइज। और ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हो कि एम्प को एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करना। डेफिनेटली इन लॉन्ग टर्म बहुत ही गंदे साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत ही अनइमेजिनेबल साइड इफ़ेक्ट्स एम्प और टर्मिन आपको देके जाएंगे। ये एम्प और टर्मिन ज़्यादा इंडिया में यूज़ होता है कि इंडिया के बाहर भी? पाजी सिर्फ इंडिया में ही इसका ट्रेंड है, बाहर था, आके चला गया, बहुत ब्रीफ टाइम के लिए आके चला गया। आज की डेट में आप किसी बाहर के कोच को या किसी एथलीट को बोलो कि हाँ हमारे वहाँ पे ट्रेन एम्प यूज़ होता है, वो यही बोलेंगे यार गधे हो तुम। पाजी माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दिस इज रिगार्डिंग अ टिपिकल स्टेरॉइड साइकिल। फर्स्ट स्टेरॉइड साइकिल, आप जब भी गूगल करोगे, थोड़े बहुत रिसर्च पे अच्छी पहुंच जाते हो, वीडियोस पे पहुंच जाते हो, अच्छे लेवल के बॉडी बिल्डर्स की भी, दे विल टेल यू वन थिंग व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट स्टेरॉइड साइकिल, मोस्ट ऑफ देम 90% ऑफ देम विल टेल यू कि पहली स्टेरॉइड साइकिल के लिए 500 mg टेस्टोस्टेरोन इज द बेस्ट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस ओपिनियन एंड व्हाट डू यू थिंक कैन बी बेटर देन दिस?
भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट एनाबॉलिक साइकिल एक चीज़ का आप लोगों को बिल्कुल आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का दैट यू शुड हैव एट लीस्ट 3 years ऑफ सॉलिड लिफ्टिंग एंड डाइटिंग एक्सपीरियंस एट लीस्ट देयर शुड बी अ वन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गेनिंग टू कट और कट टू गेन विद योर डाइट एंड ट्रेनिंग जब तक आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है डोंट ट्राई टू गो फॉर द एनाबॉलिक्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो लेकिन 500 mg से स्टार्ट करना मैं नहीं इस चीज़ को करेक्ट मानता कि 500 mg से ही स्टार्ट करना चाहिए जैसे मैंने आपको बोला कि इवन कई बार की एक एक्सपीरियंस एथलीट जो एक कमबैक भी कर रहा है मैं उसे भी 125 से 125 के 2 शॉट लगवाता हूँ वीक के मतलब 250 mg अभी 250 mg अगर आपकी बॉडी उस चीज़ पे रिस्पॉन्स शो कर रही है एज अ बिगिनर एज योर फर्स्ट साइकिल your body is bound to show results if you have good genetics and a good lifting experience your body is responsive your diet and training and your rest is on point mark my words rest is on point आपको 250 mg से रिजल्ट्स मिलेंगे बिल्कुल अगर आप इन चीज़ों को कंपेयर करो पाजी कि बॉडी एक एडल्ट की बॉडी एक जिम गोइंग एडल्ट एक हार्ड वर्किंग एडल्ट की बॉडी जितना टेस्टोस्टेरोन डेली में प्रोड्यूस करती है अगर 40 से 70 शायद वीकली प्रोड्यूस कर रही है तो वी कैन से 10 mg 10 mg अ डे इज़ अ रफ क्वांटिटी और अब उसके बाद आप 125 से भी स्टार्ट करते हो ठीक है इट्स ऑलमोस्ट डबल द क्वांटिटी राइट एटलीस्ट इट विल गिव यू अ गुड सेंस ऑफ रिकवरी एंड 250 a dosage of 250 a week can definitely give you a boosting effect you don't need to start with 500 mg from the very first go तो पाजी की अप्रोच ये है कि ये चाहते हैं कि 500 प्रोपगेट किया जाता है आपने भी देखा होगा लेकिन यू कैन इवन सी रिजल्ट फ्रॉम 250 और 300 मिनिमलिस्टिक यूज़ करके भी अब मेरा काउंटर क्वेश्चन इस पे ये आता है कि वही बॉडी बिल्डर्स का ये भी ओपिनियन होता है कि अगर आप साइकिल शुरू कर ही रहे हो तो एटलीस्ट 500 से इसलिए करो बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ इट मान लो अगर आपने शायद साइकिल के दौरान 3 किलो गेन करना है तो एटलीस्ट 6 किलो तो गेन करो सो दैट्स व्हाई दे रिकमेंड कि 500 शुरू करो रादर देन 250 इसके बारे में क्या विचार है नहीं भाई एवरीथिंग टेक्स टाइम यू कांट पुश योर बॉडी बाय जस्ट यू नो बाय ड्रग्स यू कांट पुश योर बॉडी अगेन जब मैंने आपको बोला है कि बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेम ऑफ लॉन्जिविटी की गेम है आपको इस गेम में लंबा चलना है ठीक है उतना सेफ रहो उतना अपने हेल्थ पैरामीटर्स को अच्छा ट्रैक डाउन करो योर बॉडी विल रिस्पॉन्स इवन बेटर तो शायद ये भी एक चीज़ मैंने देखी है कि जितना कम डोसेज यूज़ करते हो तो उतना आपको जो एंसिलरी ड्रग्स होती हैं वो भी कम लेनी पड़ती हैं शायद ये नोल्वाडेक्स या गायनो होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं क्योंकि गायनो होने के मैक्सिमम चांसेस आपके करियर के बिगिनिंग में रहते हैं आज की डेट में अराउंड मतलब मेरे पास जो क्लाइंट आए नए है ना उनमें से 4 क्लाइंट्स का मैंने ऑपरेट रेकमेंड किया जब वो मेरे पास आए ओके क्योंकि उनके इनिशियल स्टेज से ही गायनो इतना बढ़ चुका है दैट इज़ नॉट क्यूरेबल राइट नाउ वो अभी क्योर नहीं हो पाएगा किसी भी एंटी एस्ट्रोजन के साथ सो आई जस्ट प्लेन रेकमेंड देम टू गेट ऑपरेटेड तो वो वही स्टार्टिंग पॉइंट की ही गलतियां हैं जो आगे आके आपको तंग करेंगी बिल्कुल 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 सो अगर आपकी स्टार्टिंग बिल्कुल कैलकुलेटेड है सेंसिबल है तो आगे चल के आप इन प्रॉब्लम से डेफिनेटली बच सकते हो भाई दिस वाज मतलब मेरी पर्सनल स्टोरी है कि गायनो वाज द नंबर 1 रीज़न आई डिड नॉट गेट इनटू सीआई मुझे फिजिक ऑब्वियसली किसी को मसल ज़्यादा बनाने अच्छे नहीं लगते सबको अच्छे लगते हैं लेकिन दिस वन थिंग केप्ट मी वे मैंने बोला यार कि कम दिख लो लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए आई हेट इट देखो सिंपल सी बात है योर प्रोफेशन इज़ नॉट बॉडी बिल्डिंग Yes. ठीक है योर मेन ऑब्जेक्टिव कि आपने हेल्दी रहना है अच्छी लुक रखनी है अपनी और सोसाइटी में एक फिट मैसेज देना है आपको बिल्कुल राइट बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग इज़ मैं ये नहीं बोलूँगा कि बॉडी बिल्डिंग इससे सेपरेट है बॉडी बिल्डिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं बिल्कुल 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 with more muscle mass Yes. with more you can say degree of shredding यस ये चीज़ें आती हैं लेकिन फिट रहना यस कैपेबल रहना मेंटली गुड रहना these are the important parts of body building too एज वेल यस they should be जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो ठीक है बिल्कुल। नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हो सकता बिल्कुल और ज़्यादा एनाबॉलिक यूज़ और बिल्कुल करियर की स्टार्टिंग में ही गायनों की प्रॉब्लम डेवलप होना आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरह से ब्रेक कर सकती हैं ये चीज़ें बिल्कुल मैंने देखा है इसीलिए कुछ एथलीट बहुत सारे लोग होते हैं उनका वो सिर्फ वेस्ट में फोटो डालेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ गायनो वो
शर्टलेस फोटो नहीं डाल पाते, यस एब्सोल्युटली राइट? एब्सोल्यूट वो बहुत ज़्यादा ट्राई मारते हैं कि गायनो हमारा इस चीज़ से ठीक हो जाए, इस चीज़ से ठीक हो जाए। जब एक बार एक सॉलिड लंप बन गया, बड़ा लंप बन गया, वो ठीक नहीं होगा। वो नहीं जाएगा, बिल्कुल। वो नहीं जाएगा, आपको ऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो भाई इसमें से आपको एक और भी बात निकल के आती है, आप जितनी भी ऐसी वीडियोस देखते हो ना फजूल की, कि आपकी गायनो चली जाएगी, आप चेस्ट का ये वर्कआउट कर लो, वो वर्कआउट कर लो। आजकल रील्स में इंस्टाग्राम की और कबाड़ आ चुका है, यूट्यूब पे भी ऐसा जो आपको बोलेंगे ऐसी पुल ओवर कर लो, उससे गायनो चली जाएगी। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आई हैव सीन सो मेनी एथलीट्स अंडरगोइंग दिस गायनो ऑपरेशन एज वेल। पाजी ने बोला आपने 4 एथलीट्स को रिकमेंड किया और उन्होंने करवाया, और कहाँ पे करवाया? करवाया पाजी उन्होंने, हैं लिंक्स हैं। और खर्चा कितना आता है गायनो ऑपरेशन का? बोथ साइड अराउंड 30 to 35,000। 30-35 मेरे जैसे मैंने देखा था, एक लास्ट ईयर मेरे को किसी ने कांटेक्ट किया था, उसने भी करवाया था, उसको 20,000 कुछ लगे थे, उसने साउथ में करवाया था। सो ये देख लो 20,000 से लेके 30-35 तक गायनों का खर्चा आ सकता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो स्टीरॉयड साइकिल यूट्यूब पे देख के किसी की कॉपी करने लग जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं होते। क्या आपके पास पैसे हैं कि क्या आप अफोर्ड कर पाओगे 30-35 हज़ार का खर्चा? बिकॉज ये चीज़ें इंश्योरेंस भी कवर नहीं करेगी इन केस यू हैव इंश्योरेंस एज वेल, राइट? गेट दिस पॉइंट। एब्सोल्युटली। और मेन बात ये भी है पाजी, एक जब मैं कभी भी इंस्टाग्राम लाइव पे आता हूँ तो डेफिनेट सी बात है कि क्वेश्चंस आते हैं स्टेरॉयड यूजेज पे, लेकिन मैं कभी भी उनका रिप्लाई नहीं करता। बिकॉज राइट नाउ आप बैठे हैं, सेंसिबल क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, मैं सेंसिबल आंसर्स दे रहा हूँ, और जो हमारी ऑडियंस भी है, मैं ये चीज़ इमेजिन करूँगा कि जितने भी आप इस कन्वर्सेशन को देख रहे हो, चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो, पर इन चीज़ों में अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश मत करना। ऑलवेज डू द साइकिल्स विद द हेल्प ऑफ अ सेंसिबल कोच, गुड कोच, नॉलेजेबल कोच। इसके बिना प्लीज़ अपने आप से अपने स्टेरॉयड साइकिल डिज़ाइन करने की कोशिश मत ही करो तो ज़्यादा बेटर है, अनटिल अनलेस यू डोंट हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दीज थिंग्स। एंड इफ यू थिंक यू कैनॉट अफोर्ड कोचिंग अभी, या एक गुड कोच अफोर्ड नहीं कर सकते, देन इट इज़ नॉट फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। किसी को रूट लगेगा, लेकिन पहले आप उस लेवल तक आओ कि आप किसी कोच को अफोर्ड कर सको, ये खर्चे अफोर्ड कर सको, then start bodybuilding। और आजकल ये डेंजर और भी बढ़ गया है, बिकॉज जना खान उठ के एडवाइस देने लग जाता है। मतलब 30 सेकंड, आई कैन नॉट इवन बिलीव कि 30 सेकंड की रील्स वीडियो में लोग स्टीरॉयड साइकिल की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कैन यू बिलीव दैट? भाई मैंने एक चीज़ देखी थोड़े दिन पहले, शायद वो किसी ने वीडियो पोस्ट कर रखी थी, कबीर ग्रोवर ने पोस्ट कर रखी थी वीडियो, वो किसी जिम ट्रेनर की थी शायद, एंड दैट जिम ट्रेनर वाज शोइंग इंजेक्टेबल एल कार्निटीन फैट लॉस के लिए। गाइस ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत बार मेरे लाइव में भी ये क्वेश्चन आता है, कार्निटीन 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 क्या होती है? यस, मैं आज भी उस चीज़ के लिए वोकल हूँ कि एल कार्निटीन का ना तो कोई इफेक्ट है, ना कोई साइड इफेक्ट है व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल फैट लॉस, राइट? तो डेफिनेट सी बात है कि इंजेक्टेबल एल कार्निटीन रिजल्ट्स शो करती है, बिकॉज इट्स अ ब्रस्ट ऑफ एल कार्निटीन इनटू योर ब्लड। बट एक बार कभी भी आपको टाइम लगे तो इंजेक्टेबल एल कार्निटीन की रेगुलर यूजेज के साइड इफ़ेक्ट्स आपके लिवर पे क्या हो सकते हैं, इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। यू विल गेट योर आंसर कि कितनी डेंजरस चीज़ है इंजेक्टेबल एल कार्निटीन यूज़ करना विदाउट अ स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेसिफिक प्रिकॉशंस। आई वुड से इट्स इवन डेंजरस टू यूज़ इंजेक्टेबल एल कार्निटीन। सो पाजी मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आता कि कैसे लोग इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज दे जस्ट वांट व्यूज। उनको पता नहीं है कि उनकी बातों से क्या कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी, और उसी तरह की ऑडियंस वो बना लेते हैं। अब ये आपने एल कार्निटीन के इंजेक्टेबल फॉर्म की बात की, मैंने देखा कि जो आउट ऑफ इंडिया बॉडी बिल्डर्स हैं, दे यूज इंजेक्टेबल फॉर्म बिकॉज इवन दे नो इट वर्क्स। यस, इंडिया में कितना यूज है इसका? वी यूज टू, एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही स्मॉल विंडो होती है इस चीज़ को यूज़ करने की। मैं इन चीज़ों को डिनाई नहीं करूँगा कि हाँ हम ये यूज़ नहीं करते, हम वो यूज़ नहीं करते, बिल्कुल सब यूज़ होता है, बॉडी बिल्डिंग में सब यूज़ होता है, बट एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेसिफिक डोजेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये नहीं है कि हाँ आपको फैट लॉस करना है और आप इंजेक्टेबल एल कार्निटीन ले रहे हो, नहीं। एंड इट्स नॉट दैट इजी आल्सो। अगर आप खुद को पिन भी कर नहीं रहे हो, सिर्फ इंजेक्शन ठोकना, सिर्फ एल कार्निटीन लेने के लिए, इट्स नॉट इवन वर्थ इट, बिकॉज मोस्ट पीपल आर स्केयर्ड ऑफ इंजेक्शंस। यस, और दूसरा इंट्रावीनस है, इंट्रावीनस है, इट्स इंट्रावीनस 5 ml शॉट। ओके, वो आप घर पे भी नहीं ले सकते, आपको फार्मासिस्ट के पास, मेडिकल स्टोर पे या किसी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। लेकिन वाई टू डू दीज थिंग्स जस्ट फॉर फैट लॉस? और ये चीज़ें भाजी बहुत हैरानी की बात ये है कि ये चीज़ें फैट लॉस के लिए प्रमोट हो रही हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम रील पे। भाजी माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी रिगार्डिंग लॉट ऑफ बिगिनर्स। आई विल से कि
वो ओरल साइकिल्स इस्तेमाल करते हैं कि इनफैक्ट जब मैं 20 साल से 19 साल से जिम जा रहा हूँ, तो हमारी एज के जो ग्रुप होते थे 21-22 साल के 20 साल के लड़के, वो मैं देखता था टिपिकल डायनाबोल कंज्यूम कर लेते थे। और आज भी मैं देखता हूँ थोड़ा फैट लॉस किसी को करना होता है वो अनावर खाने लग जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज ओरल ओनली साइकिल्स, डू दे वर्क? यस, दे डू अ लिटिल वर्क, क्योंकि आपने भी उस टाइम नोटिस तो किया होगा कि जो बंदे आपके साथ ले रहे हैं, आपके ग्रुप के ले रहे हैं, तो उनकी बॉडी कुछ ना कुछ शो करती है। बिल्कुल, वो फुले फुले से रखते हैं डायनामोल लेके। यस यस, लेकिन क्या है पाजी कि उस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, और आप अभी मुझे उस टाइम को रिवाइंड करके बताओ कि जिन लोगों ने ओरल्स स्टार्टिंग में यूज़ करे थे कि ईजी हैं यूज़ करने, इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता है ना, उनमें से कितने बंदे थे जो एक्चुअल में उस चीज़ को लेके सिंसियर थे, डिसिप्लिन थे? कितने? नहीं, इनफैक्ट वो 2011-12 में मेरे जिम में आता था डायनामोल वाला लड़का, अभी मैं उसको देखता हूँ, अब वो मेरे से पीछे है, मतलब फिजिक में, मतलब डिस्पाइट टेकिंग स्टेरॉइड्स ही इज बिहाइंड मी। और ऊपर से इतनी मतलब डिसिप्लिन अप्रोच होती नहीं है, और ओरल चीज़ हमेशा आपके लिवर को इफेक्ट करेगी ही करेगी, और वो करती हैं। तो अनावर ओनली साइकिल में देखता हूँ टिपिकल लोग रन करने लग जाते हैं कि थोड़ा सा फैट लॉस करना है, 3-4 हफ्ते के लिए अनावर चला लेते हैं, ये बहुत माइल्ड है, ऐसा प्रोपोगेट किया जाता है कि क्योंकि लड़कियां भी यूज़ करती हैं, बहुत माइल्ड है, इससे कुछ नहीं होता। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? अनावर इज़ नॉट अ माइल्ड, यस, उसके इफ़ेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जैसे डायनाबोल के वेट ज़्यादा गेन करना, राइट, लेकिन अनावर इज़ अ पोटेंट स्टेरॉयड। अगर अनावर पोटेंट ना हो, माइल्ड हो, तो बॉडी बिल्डर्स क्यों यूज़ करें इसे? ठीक है ना, अनावर इज़ नॉट अ माइल्ड साइकिल। मैं लेकिन अकेला ओरल साइकिल रन करना एक बिगिनर के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। हाँ, एक एक्सपीरियंस एथलीट के मामले में जब उसकी डोजेज को थोड़ा कम करना हो, हमने थोड़ी ब्लास्ट एंड क्रूज की स्ट्रेटजी रहती है, वंस इन 100 टाइम्स कि हमने शायद अकेली अनावर ली हो कहीं ना कहीं, लेकिन इन बिगिनर्स के केस में एक ओरल साइकिल तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे हमें कई चीज़ें असेस करनी होती हैं कि एक बिगिनर कितना डिसिप्लिन्ड है अप्रोच को लेके। तो आई विल नेवर फेवर दी ओरल ओनली साइकिल। और एक रिस्क गाइस, मैं आपको, मेरे दिमाग में ये बात याद आई कि अनावर अगर आप ले भी रहे हो तो ये देख लेना आपकी अनावर विंस्ट्रोल ना हो, बिकॉज अनावर एज पर आई नो के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओरल स्टेरॉइड, तो उसको जनरली विंस्ट्रोल के साथ फेक किया जाता है, ऐसा होता है भाजी? यस, एब्सोल्युटली, नॉट जस्ट विंस्ट्रोल, अगर मतलब कई एडल्ट्रेशन के मामले में कि हाँ अनावर के रिजल्ट्स हमें स्ट्रॉन्ग मिले हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, जैसे 10 mg की टैबलेट है, 5 mg अनावर है, 5 mg डायनाबोल है, ऐसा भी आ जाएगा। एक तो कॉस्ट कटिंग हो गई एक अंडरग्राउंड मैन्युफैक्चरर के लिए, और ऊपर से एक क्लाइंट ने अनावर ली भी है और फिर गेनिंग टाइप भी फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग भी फील हो रहा है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। एक अच्छी अनावर आपको बहुत धीरे धीरे रिजल्ट देगी, लेकिन रिजल्ट्स होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम होते हैं डायनाबोल के रिगार्डिंग, साइड इफ़ेक्ट्स उसके कम है, लेकिन फिर भी एक ओरल ओनली साइकिल आई विल नेवर रिकमेंड। दैट इज़ पाजीज अप्रोच ऑफ ओरल ओनली साइकिल्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शायद बहुत लोगों के दिमाग में भी होगा कि व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग आल्सो ये रूल अप्लाई होता है कि जब, जैसे हम बोलते हैं कि ट्रेनिंग में एज यू ग्रो, as you get more experience, you need to increase your volume as in number of sets and exercises, तो आप और ग्रो करोगे तो आपके मसल रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या स्टेरॉइड्स में भी ऐसा होता है कि when you start one cycle then you continually have to increase your dosage, otherwise you won't see results? पाजी, एक बॉडी बिल्डर को जिससे बॉडी बिल्डिंग करते हुए 20 साल हो चुके हैं, आप खुद इमेजिन करो कि उसकी फिर टेस्ट की डोजेज क्या होगी। अगर हमेशा बढ़ाने से ही रिजल्ट आएगा, एक पहले साइकिल में अगर आपने 500 यूज़ किया है तो कायदे से अगर आप 600 जाते हो, ठीक है, अगले साइकिल में, ठीक है, हर गेनिंग साइकिल में आप 100 mg इंक्रीज़ कर रहे हो, जिसके ऑलरेडी 20 साल हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए, तो क्या वो 2000 mg ले रहा होगा? जस्ट इमेजिन, नो। सो ये नहीं है, एक लिमिट होती है, ठीक है, डेफिनेट सी बात है कि अगर हम एक 80 किलो के बॉडी बिल्डर को कंपेयर करें और उसके साथ 115 किलो का बॉडी बिल्डर खड़ा है, डेफिनेटली डोजेज का थोड़ा फ़र्क रहेगा, क्योंकि उतने हाई अमाउंट ऑफ मसल को रिकवर करना यू नीड अ लिटिल बिट मोर। यस, एब्सोल्युटली। तो लेकिन ये भी नहीं है कि हर बार ही बढ़ाना है, ठीक है, चीज़ों को एक कैप पे रख के चलो, क्योंकि एंड ऑफ द डे योर ट्रेनिंग, योर डाइट, और डाइट की भी बात कर लें, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना खा लोगे चिकन? 2 किलो चिकन थोड़ी खा लोगे एक दिन में,
बिल्कुल, सिर्फ चिकन ही नहीं और भी कुछ खाना होता है। हाँ, और भी चीज़ें हैं। राइस भी, चलो हम कार्ब्स की बात करें, आप एक दिन में 1000 ग्राम कार्ब्स लोगे, ठीक है, कहाँ जाओगे? बाथरूम में बैठना पड़ेगा सारा दिन। और यस, सो हर चीज़ का आंसर, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो डाइट है, चाहे वो एनाबॉलिक्स हैं, हर चीज़ का आंसर ये नहीं है कि जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। सो हर चीज़ को कैलकुलेटेड सेंस में करना एक ज़्यादा बेटर अप्रोच है। बट यही गलती करते होंगे एथलीट्स फॉर श्योर। हर चीज़ में भाजी, हर चीज़ में। शायद लगता है लोगों को कि हम 2 बार ट्रेन करेंगे तो ज़्यादा ग्रो करेंगे, बिल्कुल। ज़्यादा प्रोटीन इनटेक कर देंगे। 200 अगर मतलब 100 kg बॉडी वेट है, हम 350-400 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यूज़ करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एवरीथिंग हैज़ अ सैचुरेशन पॉइंट, so does your diet, so does your training, and so does your anabolics. Everything comes with a boundaries. तो आपने प्रोटीन की बात की, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ प्रोटीन के साथ ही। आपकी जो क्लाइंट्स होते हैं, आप उनको मैक्सिमम प्रोटीन उनकी लिमिट क्या रखते हो? मतलब कितने ग्राम से ज़्यादा नहीं जाएगा पर केजी ऑफ बॉडी वेट? प्रेप के मामले में या ट्रांसफॉर्मेशन? दोनों की बात करते हैं। मान लो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। यस, देखो सिंपल सी बात है भाजी, अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो सबसे ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहली क्रिटिकलिटी क्या होती है? कैलोरी डेफिसिट, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक वेल बैलेंस डाइट देना। एक ट्रांसफॉर्मेशन क्लाइंट को एक वेल बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी बात है, बिकॉज आपकी बॉडी तभी ऑप्टिमली फंक्शनल करेगी जब बॉडी को हर चीज़ प्रॉपर मिल रही है। ठीक है, क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं कैलोरिक डेफिसिट के हिसाब से, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्लाइंट को हमेशा एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए। और तब कैलकुलेशंस में मैं हमेशा काउंट करता हूँ बंदे का कि लीन मसल मास कितना है। ठीक है। अगर 100 किलो का बंदा है और उसमें अराउंड 25-30% बॉडी फैट है, तो मैं उसकी कैलकुलेशन 70 kg मसल मास के हिसाब से उसके प्रोटीन काउंट की कैलकुलेशन करूंगा, ना कि 100 kg के हिसाब से। दैट इज रिकमेंडेड फॉर ओबीस पीपल। आप लीन मास हाँ, और अगर एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है, जो ऑलरेडी 10-12 बॉडी परसेंट फैट पे कर रहा है और जिसके पास इतना 20 किलो का मसल मास का डिफरेंस है, देन डेफिनेटली हिज डाइटरी रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। तब मैं उसे मतलब अगर 100 किलो का बॉडी बिल्डर है तो उसे 250-300 ग्राम की एक लिमिट में रखता हूँ मैं, लेकिन 300 ग्राम 3 टाइम्स प्रोटीन देन द बॉडी वेट, आई नेवर डू दैट। तो 100 किलो की आपने एग्जांपल दी, राइट? अभी बॉडी बिल्डर की 100 किलो आप रखेंगे उसको 2.5 से 3 यानी कि 2.5 to 3 ग्राम, विच इज वेरी नॉर्मल। एंड ये लिमिट है आपकी ऑन या ऑफ साइकिल डिफरेंट रहेगी या सेम रहेगी? जनरली ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। प्रोटीन क्वांटिटी को ऑफ साइकिल जाते हैं जब हम, जिसे हम रिकवरी पीरियड बोलते हैं, यू कैन कॉल इट पीसीटी ऑल्सो, तब प्रोटीन की क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि लिवर की रीडिंग्स कैसी हैं, आपके एसजीओटी, एसजीपीटी और आपके लिवर एंजाइम्स क्या शो कर रहे हैं। मान लो सब ठीक है, देन वी ऑलवेज कीप द सेम, नो मेजर चेंजेस, बिकॉज ठीक है, अगर आप ड्रग से ऑफ आ रहे हो, मेरा प्रिंसिपल ये रहता है, मेरी थ्योरी ये रहती है अपने एथलीट्स के साथ, दैट वी हैव टू ईट गुड, वी हैव टू ट्रेन गुड, वेदर यू आर ऑन ऑफ साइकिल, वेदर यू आर ऑन साइकिल, यू हैव टू ट्रेन एंड डाइट गुड, बिकॉज उन चीज़ों की एडवांटेज आपको आगे चल के बहुत मिलने वाली है। जब आप एक्चुअल में अपना गेनिंग फेज ऑफ सीजन का शुरू करोगे, तब आपको एक सॉलिड डाइट और सॉलिड ट्रेनिंग के रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, जो आप ऑफ साइकिल भी करके आए हो। हैबिट्स, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मिंग हैबिट्स, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। एंड कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रोटीन इनटेक रियली, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि उनका ऐसा होता है कि प्रोटीन इनटेक यू कैन बूस्ट अप व्हेन यूजिंग steroids, because obviously they can utilize more protein when you are using steroids. Still 250 to 300 is enough, because अगर हम साइंटिफिक डेटा की बात करें, ठीक है, 2 ग्राम प्रोटीन पर kg, that is substantial to give you a good muscle growth if you are natural, right? Yeah. And with the enhanced athletes, we are already giving 50 to 100 grams more. We are already giving that, so it's okay. All right. So more protein does not mean more growth, and it can. More protein can eventually turn you into a gastric bomb. Gastric bomb, yes, gastric bomb. और बाथरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और अपने आसपास वालों को ज़्यादा परेशान करोगे। एंड सर मैंने एक चीज़ देखी, ये भी देखी है भाजी, कि मतलब अगर आपके लिवर के लिए, लिवर पे ड्रास्टिक इफेक्ट ओरल स्टेरॉइड्स डालते भी हैं, तो प्रोटीन को ओवर कंज्यूम करना भी आपके लिवर के लिए इफेक्टिव है, उस पर इफेक्ट्स डालता है। सो हर चीज़, अगेन देयर इज़ अ लिमिट ऑन एवरीथिंग। ये सिर्फ ओरल स्टेरॉइड डालते हैं लिवर पे इफेक्ट? अगर मान लो कोई इंजेक्टेबल्स पे क्या वो भी डालते हैं? इंजेक्टेबल डालते हैं, लेकिन बहुत एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक हाइपर डोजेजेस पे।
Okay. दैट्स अ डिफरेंट पाथवे, ओके दैट्स अ डिफरेंट पाथवे। लेकिन ज़्यादा जो चीज़ आपके ओरल चीज़ है जो आपके लिवर से बाईपास होके आ रही है, तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट डालती है। एंड माई लास्ट क्वेश्चन टू यू बाजी, जो मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मुझे मतलब 10 साल हो गए जिम में मैंने ट्रेनिंग करते हुए, मुझे हर तरह की, कभी मैं कार्डियो करता कभी क्या, है ना। तो मैंने ये एक पैटर्न देखा है कि जो लोग स्टेरॉयड यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग मैंने देखा है, मतलब जो एथलीट्स नहीं हैं, एक नॉर्मल बंदा है, उसकी फिजिक काफ़ी डिसप्रपोर्शन में मैंने देखी है कि उसकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू लोअर बॉडी। व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न? एंड मोस्ट कॉमन थिंग इज दे आर यूजिंग स्टेरॉइड्स फॉर श्योर, और अपर बॉडी इज वे वाइडर एंड वे थिकर देन लोअर बॉडी। क्या वो लोअर बॉडी ट्रेन नहीं करते इसलिए ऐसा होता है, या इसके पीछे कोई और रीज़न है कि एंड्रोजन्स ऊपर ज़्यादा लगते हैं, ऐसा कुछ? नहीं भाजी, ऐसा कुछ नहीं होता। कई ऐसे लोग भी मेरे पास हैं जो ट्रेनिंग करते हैं जिनके लोअर बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपर बॉडीज़ के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल येस, इट्स अ जेनेटिक थिंग ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कि हमने बात बिल्कुल शुरू में की थी कि लोग हार्डवर्क नहीं पुट इन करते हैं और लोगों को नहीं पता कि जेनेटिक्स को वेकअप करने के लिए कितना हार्ड एफर्ट लगेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम माई साइड। लेकिन ये हाँ डिफरेंस होता है अपर बॉडी लोअर बॉडी या किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में। यार आप अगर मतलब चैंपियंस को भी उठा के देख लो, हर किसी का कोई ना कोई लैगिंग बॉडी पार्ट रहा है। जे कटलर वाज सुपर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन बैक की कंडीशनिंग में ही वाज ऑफ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही वाज ऑफ, राइट। वन मैन दैट इज कंप्लीट जेनेटिक बीस्ट वाज रॉनी कॉलमैन। अगेन ही हैज स्मॉलर काफ्स, राइट। तो कोई ना कोई बॉडी पार्ट ऐसा होता है जो आपका वीक जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी लोअर बॉडी आपकी वीक जाएगी, ठीक है। इवन इन माई केस माई लेग्स आर बिगर देन अपर बॉडी। मैं जनरली ज़्यादा शो नहीं करता सोशल मीडिया पे, पर जब भी पिक्चर डालता हूँ पीपल आर इनटू शो के यार शो तो करता नहीं है लेकिन यू हैव गुड लेग्स। तो क्या ये बात सही आप मानेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ कि शायद एक पार्शियलिटी भी होती है कि जिन लोगों के बॉडी पार्ट ऑलरेडी जो अच्छे हैं, लोग उसी को बार बार ट्रेन करते रहते हैं और वीकर बॉडी पार्ट्स को ट्रेन नहीं करते? एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर आप लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फिल हीथ। अगर आप फिल के स्टार्टिंग करियर की बात करो, ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज बैक, हिज डेंसिटी ऑफ बैक, हिज विड्थ ऑफ बैक, बट इवेंचुअली फिल हीथ एंडेड अप with a Mr. Olympia with top 3 backs I ever consider. When it comes to the back, Ronnie Coleman, Dorian Yates and Phil Heath, the best backs ever in the bodybuilding. So yes, अगर आप उन चीज़ों पे एफर्ट ज़्यादा डालो, इफ़ यू आर एन एथलीट, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, डेफिनेट सी बात है बॉडी बिल्डिंग में यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर वीक पार्ट्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे ऑन द बिगर स्टेजेस आपको जज किया जाएगा आपकी कमियों के साथ, ना कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यही है कि अपने वीक पॉइंट्स पे ध्यान दो, ना कि सिर्फ जो ऑलरेडी चीज़ अच्छी है उसको ही अच्छे करते रहना। सो इसी के साथ ही इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं। बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेशनल था और मैं आई होप ऑडियंस आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। पाजी, व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसा लगा? इट्स डेफिनेटली पाजी अ गुड एक्सपीरियंस, गुड क्वेश्चंस, गुड आंसर्स, द वाइब इज़ गुड। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और अपनी सपोर्ट शो करें लाइक करके और कमेंट करके हमें बताएं कुछ ना कुछ यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए भी और हमें और सपोर्ट करने के लिए, ताकि और पॉडकास्ट आते रहें और लोगों के साथ और कोचेस के साथ। दैट्स इट, दिस इज दमन सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।